हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि 1 नवंबर की है। तो आज की जो वर्कशीट है वो हमारी 20 मार्क्स की है। और आज की वर्कशीट में हमने जो पिछले हफ्ते वाली जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने जो जो अज्यूम करा है, जो जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, जो जो उसके अंदर हमने समझा है, पढ़ा है, उसके बेस के ऊपर आज की जो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है वो हमारी है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। देन आपको अपने क्लास टीचर का यहाँ पे नाम लिखना है, नेम ऑफ क्लास टीचर। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप वाले, उनको करना, सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके यहाँ पे एमसीक्यू वाले भी है, सब्जेक्टिव टाइप भी है क्वेश्चंस नीचे, ठीक है ना, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6, डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर सी या बी वाला होगा, जैसे कि बी वाला आप कहते हो, तो इसके आपको क्या करना है, ये जो सर्कल दे रखा है यहाँ पे आपको डार्क कर देना, ठीक है ना। पेंसिल या पेन से यहाँ पे आपको ऐसे डार्क कर देना है, या फिर आप यहाँ से टिक भी कर सकते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पे सर्कल करने के लिए बोला, डार्कन द सर्कल, तो आप सर्कल के अंदर पेंसिल से डार्क कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड दैट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज रिसोर्स। इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। You think that resources are free gift of nature as assumed by many। आप सोचते होगे कि रिसोर्स है वो नेचर की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है, जिसका हमें रिटर्न गिफ्ट कभी देना ही नहीं है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। दे आर नॉट, दे आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग भी क्या है? एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है रिसोर्स के। They transform material available in our environment into resource and use them। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स, फिर उसको वो यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन दी फॉलोइंग वेज। जो रिसोर्सेज हैं इन जो वेज दे रखे हैं, यहाँ पे जो तरीके दे रखे हैं, उन तरीक़ों में क्लासीफाई करे जा सकते हैं। पहला है हमारा ए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि बायोटिक है या एबायोटिक है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि रेनिबल है या फिर नॉन रेनिबल है। उसके बाद इंडिविजुअल कम्युनिटी का है, नेशनल कम्युनिटी का या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। फिर उसके बाद पोटेंशियल है या डेवलप स्टॉक्स है या फिर रिजर्व है, ठीक है ना। इन सब के ओनरशिप के ऊपर, इन सब के ऊपर हमें इन सब जो वेज दे रखे हैं सारे, इनके ऊपर क्लासीफाई किया जाता है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा, समथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स इफ़ इट इज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, समथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स इफ़ इट इज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, बी है इकोनॉमिकली फेसिबल, सी है कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो हमने ये फर्स्ट लाइन के अंदर से यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक जो आपने पढ़ा है, टर्म्ड एज रिसोर्स। तो यहाँ पे ये तीनों करेक्ट आपको लग रहे होंगे, ये तीनों ही हमारे करेक्ट हैं, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? वो हमारा डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। यानी कि ये तीनों जो हैं हमारे, ये करेक्ट हैं, तो हम सीधा लिख देंगे ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिसोर्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा है, चारों में से कौन सा रिसोर्सेज के बारे में सच है, ट्रू है? पहला है, दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये तो नहीं है, ऐसे मैंने आपको ऊपर बताया। सेकंड है हमारा यहाँ पे, मटेरियल्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू रिसोर्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो ये भी हमारा गलत आ गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग उसको यूजफुल जो रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। देन सी वाला, ह्यूमन बींग्स प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्स, दे आर रिसोर्स देमसेल्फ। तो ये सही है, ह्यूमन बींग्स भी अपने आप में ये रिसोर्स हैं। डी वाला, ह्यूमंस आर नॉट रिसोर्सेज देमसेल्फ बट ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेज। ये तो भैया बिना सिर पैर की बात होगी, ये तो गलत है पूरा, ठीक है ना। कि इसके अंदर क्या रखा है, ह्यूमन बींग्स कोई रिसोर्स नहीं है अपने आप में, बट वो चीज़ों को यूजफुल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो गलती हो गया ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? इन चारों में से अब तक हमारा एक ही करेक्ट है, जो कि है हमारा सी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेज टू क्लासीफाई रिसोर्स। जो हमने रिसोर्स के, जो मैंने आपको तरीके बताए ऊपर कैसे रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं, इनमें से कौन सा वे वो नहीं है? तो इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा?
इसके अंदर होगा ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि हमने ड्यूरेबिलिटी की कहीं बात ही नहीं करी ऊपर, ओनरशिप की बात करी थी, ओरिजिन की करी थी, एग्जॉस्टिबिलिटी की करी थी, बट जो हमने ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं करी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला ड्यूरेबिलिटी। फोर्थ पे देखते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री आर एग्जाम्पल ऑफ। पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है, जो कि आपके धरती के ऊपर पानी होता है, यानी कि रिवर्स हो गई, समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है ना। तो जो धरती के ऊपर पानी होता है वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स या फिर इंटरनेशनल रिसोर्स, वो कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल रिसोर्स, ठीक है ना। नेशनल रिसोर्स होते हैं वो, टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्स होते हैं एक कंट्री के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स इज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का हमें एक एग्जाम्पल बता दें तो उसका बहुत ही ईजी है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, क्योंकि वाटर, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है वो तो रेन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब, द पब्लिक पार्क नियर योर हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपके घर के पास पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि पब्लिक लगा है इसके आगे, वो किसका एग्जाम्पल है, ए नेशनल रिसोर्स, बी इंडिविजुअल रिसोर्स, सी इंटरनेशनल रिसोर्स, डी कम्युनिटी रिसोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला कम्युनिटी रिसोर्स, क्योंकि ये पूरी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप जो आसपास आपके अलावा जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग रहते होंगे वो भी तो जाते होंगे ना, उनका भी इक्वल राइट है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिटी रिसोर्स वो कहलाते हैं। यहाँ ये 6 वाले का डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नंबरिंग होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 3, 4, 5, 6 के हिसाब से दिया इन्होंने, तो हमने भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इन अ पर्टिकुलर कंट्री एन एवरेज पर्सनस इनकम इन स्टेट ए इज मोर देन दैट ऑफ एन एवरेज पर्सनस income in state B, but state B has higher literacy rate and low mortality rate, and the levels of pollution are also much lower as compared to state A. Which of the following states would you consider more developed and why? Give any 2 reason for your answer. तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 स्टेट हैं, एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है। जो स्टेट ए है उसका जो एवरेज पर्सन इनकम है, यानी कि जो एवरेज इनकम है वो स्टेट ए की ज़्यादा है, ठीक है ना, स्टेट बी की वो कम है। अब वो कह रहा है आगे कि जो हमारी स्टेट बी है, स्टेट बी का लिटरेसी रेट है वो हाइयर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो उसका कम है, यानी कि ए का ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद पोल्यूशन जो है वो भी कम है, यानी कि ए का पोल्यूशन ज़्यादा है। लिटरेसी रेट इसका ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो लिटरेसी रेट है वो कम है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप हमसे पूछा है कि इन दोनों में से ए और बी में से कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है ना, कंपेयर करना है हमें, और हमारे हिसाब से कौन सा, और हमें अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है 2 रीजंस के साथ। यहाँ पे 2 रीजंस है, तो 2 रीजंस के साथ हमें क्या करना है, अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आंसर, आंसर नंबर 3 का ये रहा। हमें बताना था कि स्टेट ए और स्टेट बी में से कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, आई विल कंसिडर स्टेट बी एज मोर डेवलप्ड बिकॉज। मैंने क्या करा है, यहाँ पे स्टेट बी को ज़्यादा डेवलप्ड माना है। क्यों करा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने आंसर को सपोर्ट भी करा है 2 रीज़न से, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रीजंस की बात करें, रीज़न नंबर 1 जो है हमारा वो है, इनकम इज़ एन मेजर एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट दी ओवरऑल डेवलपमेंट। जो इनकम है वो मेजर एक एक्सपेक्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है ना, बट पूरी डेवलपमेंट का नहीं है, उसके अलावा भी और एक्सपेक्ट हैं, जैसे कि मैंने अपने रीज़न नंबर 2 में लिखा है, अदर एक्सपेक्ट लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं डेवलपमेंट मेजर करने के लिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, डू यू एग्री विद 3 आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं सर। डू यू एग्री, गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो हम इसको दोबारा एक बार समझते हैं कि डेवलपमेंट, जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर सही है तो आपको ये 3 आर्ग्यूमेंट के साथ अपने आंसर का क्या करना है, सपोर्ट करना है, कि 3 रीजंस देने हैं एक तरीके से। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं, येस आई एम कम्प्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज इफ़ वी डिस्ट्रॉय ऑल अवर resources today, then our future generation will not be able to use resources.
अगर हमने अपने सारे रिसोर्स ही आज ही यूज़ कर करके ख़त्म कर दिए तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा रिसोर्सेज के नाम पे। वो फिर कैसे यूज़ करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए क्या करना है हमें, हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आज ही संभाल के रखना है ताकि फ्यूचर की जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो यही हमें जो है स्टेटमेंट बता रही थी और इस स्टेटमेंट के साथ हम जो कम्प्लीटली एग्री करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है व्हाट इज सॉइल इरोजन, डिस्क्राइब एनी टू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। यहाँ पे हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं कि सॉइल इरोजन क्या है और हमें दो मेथड बताने हैं सॉइल कंजर्वेशन के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन। तो सॉइल को अनफर्टाइल यानी कि इरोजन होने से जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको बचाना, तो वही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। तो यहाँ ये तो हमारी डिफाइन हो गई, ठीक है ना। अब ये हमसे दो रीज़न पूछे थे कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो पहले तो है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें क्या करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हमें प्लांट करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे है वी मस्ट कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो है हम सॉइल कंजर्वेशन जो है कर सकें। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज विच अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट एंड वाई। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि आपको जो कभी भी एक जो कंट्री है वो डेवलपमेंट है या फिर नहीं है, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करा जाता है। ये मेनली हमसे ये पूछा है हमारे हिसाब से कि कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते होंगे और क्यों होते होंगे, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर 6 कुछ इस तरीके से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम। तो ये सब जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि एक कंट्री को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके से ये जो है डेवलपमेंट है या फिर उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है या फिर वो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, वो कैसे पता चलता है, इन सब जो मेजर वो हैं इनसे पता चलता है। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम कितनी है कंट्री की, उस हिसाब से हम जो है कंट्री को कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमसे पूछा था कि इन चारों में से हमने जो लिखे हैं इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे हम वी विल चूज़ लिटरेसी, हमने लिटरेसी रेट को चूज़ करा है। क्यों क्यों करा हमने चूज़, यहाँ पे वाई भी लिखा था ना, बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट एंड गिव्स अ हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि एजुकेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिलेगी तो उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट कम होगी, वो जॉब नहीं ढूंढेंगे बल्कि वो अपना खुद का जो है धंधा चालू करेंगे, अपना खुद का बिजनेस खोलेंगे और दूसरों को जॉब देंगे, जिससे कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी सारे खुलेंगे, अच्छे खुलेंगे और हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी बना रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिटरेसी रेट को चूज़ करा है। तो यहाँ पे जो हमारे 6 के 6 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।